गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने वाक्य विचार किया था। वाक्य विचार कर रहे थे हम, पूरा नहीं हुआ था वो। वाक्य विचार मीन्स वाक्य के ऊपर विचार करना कि वाक्य क्या होता है, इसके कितने अंग होते हैं, इसको कितने भागों में बांटा गया है, कितने आधार पर बांटा गया है और उनके कितने भेद होते हैं, इस बारे में चर्चा करना ही क्या कहलाता है, वाक्य विचार। कि वाक्य के बारे में चर्चा करना, वाक्य के ऊपर विचार व्यक्त करना। तो स्टूडेंट्स, आज कल हमने इतना कर लिया था कि वाक्य का वर्गीकरण कितने आधार पर होता है। तो हमने बात की थी कि वाक्य का वर्गीकरण दो आधार पर होता है। नंबर 1 अर्थ के आधार पर, नंबर 2 संरचना या रचना के आधार पर। ठीक है, तो आज हम वाक्य का वर्गीकरण अर्थ के आधार पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो ये कहते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं स्टूडेंट्स? 8 होते हैं। कितने होते हैं यहाँ पर लिख लीजिए, 8। तो हम इसको लाइन की फॉर्म में लिख देंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स इतना? फिर कहते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 तो हैं, लेकिन कौन कौन से हैं? तो वो देखिए स्टूडेंट्स, कौन कौन से हैं। फर्स्ट, जो पहला है हमारे पास, वो है विधानवाचक। विधानवाचक वाक्य, या जिसको हम बोल देते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक विधानवाचक वाक्य, या हम इसको बोल सकते हैं सकारात्मक वाक्य। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? सेकंड जो हमारे पास आएगा वो है नकारात्मक निषेध वाक्य। निषेध वाचक, इसको भी हम दूसरे नाम से जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। पहला विधानवाचक, निषेधवाचक। थर्ड है हमारे पास प्रश्नवाचक। क्या है स्टूडेंट्स? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य, इनकी भी डिटेल अभी हम करेंगे। पहले हम 8 भेद कौन कौन से हैं उनको कर लेते हैं। संदेहवाचक, फिफ्थ है हमारे पास आज्ञावाचक, सिक्स्थ है इच्छावाचक। इसको भी एक नाम से जान देते हैं, इच्छार्थक बोलते हैं जिसको, इच्छार्थक। इच्छार्थक। नेक्स्ट हमारे पास आता है संकेतवाचक,
इसको भी हम कहते हैं शर्त बोधक। इस वाक्य को शर्त बोधक के नाम से भी जानते हैं। एक संकेतवाचक शर्त बोधक। नेक्स्ट हमारे पास है विस्मय आदि बोधक। विस्मय आदि बोधक वाक्य। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 8 वेद वाक्य की आपके सामने है, जिसका मैं उच्चारण एक बार कर देती हूँ। देखिए, ध्यान से सुनना जरा। फर्स्ट हमारे पास है बेटा क्या, फर्स्ट जो है विधानवाचक, जिसको हम सकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं। सेकंड है निषेधवाचक, निषेधवाचक है, इसको हम नकारात्मक भी बोलते हैं। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य। संदेहवाचक, नेक्स्ट आज्ञावाचक, इच्छावाचक या इच्छार्थक, संकेतवाचक या शर्त बोधक भी इसको हम बोलते हैं। और लास्ट नंबर 8 पर जो है वो है विस्मय आदि बोधक। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास वाक्य के 8 भेद हैं, इनकी अब हम डिटेल करते हैं। तो विधानवाचक वाक्य, इस वाक्य में जो काम है अथवा जो क्रिया है वो सामान्य रूप से होती है। किसमें होती है? क्रिया जो है वो सामान्य रूप में होती है। जैसे कहें मोहन स्कूल जाता है, इसके अंदर जो क्रिया है वो सामान्य रूप से हो रही है। मोहन, एग्जाम्पल लिख देती हूँ, मोहन स्कूल जाता है। इसके अंदर जो क्रिया है वो क्या हो रही है? सामान्य। जो स्कूल जाने की जो क्रिया हो रही है वो सामान्य है। विधानवाचक के अंदर ये है। निषेध, निषेध नकारात्मक, यानी कि इस वाक्य में न अथवा नहीं का प्रयोग होता है। यानी कि जो निषेधवाचक जो वाक्य होते हैं उसके अंदर न अथवा नहीं का प्रयोग होता है। जैसे रमा खाना नहीं खाती, यहाँ पर जो नहीं है यानी कि निषेध, नकार रहे हैं उस चीज़ को। जो रमा है वो क्या नहीं कर रही? खाना नहीं खाती। निषेधवाचक के अंदर यही है कि इस वाक्य में न अथवा नहीं का बोध होता है। नहीं होता है, जैसे रमा खाना नहीं खाती, मोहन विद्यालय नहीं जाता, इस प्रकार से वह आज स्कूल नहीं आएगी, इस तरीके से जो है नहीं इसके अंदर आएगी। प्रश्नवाचक, इस वाक्य में प्रश्न का बोध होता है। इस वाक्य के अंदर प्रश्न का बोध होता है और प्रश्नवाचक चिन्ह जो है उसके पीछे लगता है। प्रश्नवाचक चिन्ह बोले तो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस वाक्य के अंदर क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह का बोध, प्रश्न का बोध होता है। जैसे हरियाणा में कितने जिले हैं? हरियाणा में कितने जिले हैं? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पर जो है क्वेश्चन पुट किया जा रहा है कि जो हरियाणा है उसके अंदर कितने जिले हैं। जो कितने यहाँ पर क्या हो गया? हमारे पास प्रश्न हो गया। तो इसके अंदर क्या हुआ? इसकी डेफिनेशन क्या बनी कि जिस वाक्य में प्रश्न का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। संदेह, संदेह मीन्स शक, संदेह होना, उस चीज़ का होना निश्चित है या नहीं है ये नहीं कहा जा सकता। केवल हम संदेह, एक्सेप्टेशन ही कर सकते हैं। केवल हम उसका
सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि ये हो सकता है। जैसे कई बार क्या होता है कि बारिश का मौसम होता है, ठीक है, बारिश का मौसम होता है तो हम बारिश के मौसम को देख करके, मौसम की तरफ देख करके ये अनुमान लगा लेते हैं कि शायद आज वर्षा हो। पेरेंट्स किसी के बाहर रहते हैं और उनके पिताजी से बात होती है और वो अपनी बातों से अंदाज़ा कहते हैं कि हम 1-2 दिन में आएंगे, तो वो अंदाज़ा लगाते कि शायद पिताजी कल आ जाएं, शायद पिताजी कल आएंगे। ये सब क्या है, केवल संदेह है, शायद है, कि उसकी पॉसिबिलिटी है भी और नहीं भी, संभावना है भी और नहीं भी। ये बिल्कुल हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि वो काम का होना निश्चित है या नहीं है। जिस काम में, जिस वाक्य में किसी काम के होने या करने का संदेह पाया जाता है या संदेह का बोध हो, उसे हम संदेहवाचक कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा हो, शायद आज वर्षा हो, यानी कि जो इसकी पॉसिबिलिटी है वो है भी और नहीं भी, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। किसी काम के करने का और होने का यहाँ पर क्या है, संदेह पाया जा रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा संदेह का। फिर कहते हैं आज्ञा। जिस वाक्य में आज्ञा, अनुमति या प्रार्थना का बोध होता है, किसका होता है, या तो आज्ञा दी जाए या अनुमति या फिर प्रार्थना, ठीक है स्टूडेंट्स। आज्ञा, बाहर मत जाइए, आप इधर आइए, खिड़की बंद कर दीजिए, ये क्या है, आज्ञा, कि खिड़की को बंद कर दो, आज्ञा होगी। अनुमति, अंदर आ जाइए, हम क्या कर रहे हैं, अपनी अनुमति, जैसे कहते हैं ना, मे आई कम इन मैम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मैम, या आ सकती हूँ मैम, तो हम अपनी अनुमति देते हैं यस और नो करके, तो वो होती है अनुमति। प्रार्थना, कृपया आप मेरा यह काम कर देंगे, कृपया आप इस पुस्तक को वहाँ पर रख देंगे, कृपया मेरे लिए 1 कप चाय ले आएंगे। तो ये सभी क्या होती हैं, आज्ञावाचक, कि जिस वाक्य के अंदर आज्ञा, अनुमति और प्रार्थना का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, आज्ञावाचक कहते हैं। तो इसके अंदर आप लिख लीजिए, एक का उदाहरण मैं यहाँ पर लिखकर दिखा रही हूँ आपको। अंदर आ जाइए, ये क्या है, अनुमति है, ठीक है। बाहर, कृपया पुस्तक वहाँ रख दीजिए, रख दीजिए, ये दोनों ही क्या हैं, आज्ञा। ये है हमारा अनुमति का और ये है हमारा प्रार्थना का, ठीक है स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है सभी को। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इच्छावाचक, जिसको हम इच्छार्थक भी बोलते हैं। जिस वाक्य में इच्छा, शुभ कामना या आशीर्वाद दिया होता है, उसे आशीर्वाद का बोध होता है, उसे हम कहते हैं इच्छावाचक। यानी कि जिस वाक्य के अंदर आशीर्वाद, इच्छा या शुभ कामना होती है उसे हम क्या कहते हैं, इच्छावाचक या इच्छार्थक वाक्य। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर इच्छावाचक की अगर हम बात करें, आशीर्वाद, जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, आशीर्वाद देते हैं, कोई आपके चरण स्पर्श करता है तो आपके मुंह से क्या निकलता है कि दीर्घायु हो, आपकी आयु दीर्घायु हो या आप दीर्घायु हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आप सदैव खुश रहें, ये सभी क्या हैं, उनके लिए जन्मदिन मुबारक हो, ये सभी क्या होते हैं, उनके लिए ये आपकी इच्छा, मन के जो भाव होते हैं
वो उभर कर सामने आते हैं। तो इसमें मैं एक ही आपको एग्जाम्पल लिखकर दिखा रही हूँ। आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो। नेक्स्ट है संकेतवाचक, या जिसको हम बोलते हैं शर्तबोधक। संकेतवाचक का अर्थ क्या है? संकेत यानी कि किसी चीज़ का इशारा करना या उसको शर्त। इसके अंदर डेफिनेशन क्या बनेगी? इसकी डेफिनेशन होगी कि जिस वाक्य में किसी काम का करना दूसरे काम पर निर्भर होता है, यानी कि कोई एक काम होता है और उसका होना या करना दूसरे काम पर निर्भर होता है, उसे कहते हैं हम संकेतवाचक। यानी कि जिस वाक्य में हमें यह बोध हो कि उसका एक काम का होना दूसरे काम पर डिपेंड है, निर्भर है, तो उसे हम क्या कहेंगे? संकेत। कि यदि मोहन परिश्रम करता तो वह परीक्षा में सफल हो जाता, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। मीन्स जो फसल का अच्छा होना है वो वर्षा पर निर्भर है, और परिश्रम यानी कि प्रथम सफल होने के लिए परिश्रम का होना आवश्यक है। तो हो गई यहाँ पर एक क्रिया दूसरी क्रिया के पर पूरक है। समझ में आई कि जो एक काम का होना और करना है वह दूसरे काम पर निर्भर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यदि मोहन परिश्रम करता तो सफल हो जाता, सफल हो जाता या पास हो जाता या प्रथम आ जाता। ठीक है ना? ये हमारा शर्तबोधक का है। तो स्टूडेंट्स, लास्ट और जो अंतिम हमारे पास वाक्य का भेद आ रहा है वो है विस्मय आदि बोधक। अब विस्मय आदि बोधक के अंदर क्या कर सकते हैं हम? विस्मय आदि बोधक जो हमारे पास वाक्य है, इस वाक्य में विस्मय आदि बोधक वाक्य के अंदर मनुष्य के जिस वाक्य में हर्ष यानी कि खुशी, हर्ष, शोक, घृणा और आश्चर्य जैसे भाव व्यक्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विस्मय आदि बोधक कहते हैं। यानी कि आश्चर्य हो गया, घृणा हो गई, दया हो गई, शोक हो गया, ये सभी किसके अंदर आते हैं? विस्मय आदि बोधक के अंदर आते हैं। जैसे शोक से वाह कितना अच्छा फूल है, शोक में हाय वह मारा गया, घृणा में छी कितना बुरा हाल है, आश्चर्य में अरे राजेंद्र गा सकता है। तो यहाँ पर विस्मय आदि के अंदर इस प्रकार के आपको इस वाक्य के अंदर इस प्रकार के जो भाव हैं वो व्यक्त होंगे, जैसे आश्चर्य, हर्ष, शोक और घृणा। ये सभी जो हैं बहुत से जो मनुष्य के मन के भाव होते हैं वो विस्मय आदि बोधक के अंदर आते हैं। कि जिस वाक्य में हर्ष, घृणा, शोक या आश्चर्य का बोध हो उसे विस्मय आदि बोधक कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक ही उदाहरण लिख देती हूँ, मैं आश्चर्य का लिख रही हूँ। अरे राजेंद्र गा सकता है, अरे राजेंद्र गा सकता है। मीन्स इसके अंदर जो है वो आश्चर्य के भाव है कि क्या वो गा भी सकता है। इस तरीके से यहाँ पर जो है आश्चर्य होता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल हम वाक्य पर विचार यानी कि संरचना या रचना के आधार पर वाक्य के भेद करेंगे। आज के लिए अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कंप्लीट होते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। स्टे होम, सेव लाइफ।